क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये है पार्ट 1 जिसमें हम इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन से, जो है इंट्रोडक्शन। देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। इन टोटल 7 वेव्स थे। पहला था हमारा गामा रे, उसके बाद एक्स रे, फिर था यूवी रे, फिर विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड रे, उसके बाद था एम से शुरू होने वाला माइक्रोवेव और लास्ट में रेडियो वेव। इसको याद करने का टेक्निक भी मैंने आपको दिया था। क्या था टेक्निक? गामा यानी अम्मा ने बाई किया है एक्सयूवी कार इन रेड विद मिस्टर। ठीक है। अब अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि इन सभी रेज में से हमारी आंख कौन सी रेज को देख सकती है, तो आप कहोगे सिर्फ एक ही रे है सर जी, वो है विजिबल रे, जिसको हम देख सकते हैं, बाकियों को हम नहीं देख सकते। और विजिबल रे को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि विजिबल रेज आर लाइट, और ये लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इन सभी के पीछे लाइट का हाथ है। तो साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च किया लाइट के ऊपर और हमको दिए ये 2 चैप्टर, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जिसमें हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने कहा कि लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी आंखें कोई भी चीज़ को देखती है। जैसे ये पेन है, तो उसे कैसे पता चला? देख करके नहीं, लाइट आया, लाइट ने इस पर इंसिडेंट किया, ये ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, फिर हमारी आंखों ने वो रिफ्लेक्टेड लाइट को देख करके ऑब्जर्व किया कि ये पेन है। सोचो कि ये लाइट ही ना हो तो ये पेन भी ना दिखाई दे, बट पेन तो मौजूद है बट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लाइट एब्सेंट है। तो लाइट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन के लिए। समझ में आया इंपॉर्टेंस? वैसे फिर लाइट को अगर आप ध्यान से देखो तो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन तो आप बना सकते हो कि जैसे ही मैंने ट्यूबलाइट ऑन किया तो लाइट आई, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आती है। जैसे ही बटन दबाया कि सब दिखने लग जाता है, इतना फास्ट। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बहुत तेज़ है। आपकी कार भी इतनी तेज़ नहीं भाग सकती, सो बहुत तेज़ है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, और इसलिए आपने जब स्कूल में डायग्राम्स बनाए थे, ये कोई नया नहीं पढ़ रहे, लाइट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट जब आप स्कूल में आप रे डायग्राम्स बनाते थे तो आपने नोट किया होगा कि आपने लाइट को ऐसे दर्शाया था कि अगर मैं टॉर्च ऑन करता हूँ तो उसमें से जो रेज निकलती है वो इस प्रकार से निकलती है। पर मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में आता है तो लाइट तो ईएम वेव है, और अगर वेव है तो ये लाइन कैसे हुआ? सोचो, जब वेव है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस प्रकार से होना चाहिए ना, इस प्रकार से। तो वो वेव तो बनाया नहीं हमने तो हमेशा एक लाइन बनाया था लाइट के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि, चलो मैं एक और बात बता देता हूँ। अगर वेव को आप देखोगे जैसे साउंड वेव, कि मान लो कि बगल के कमरे में गाने बज रहे हैं और आपका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, पूरा नहीं, थोड़ा सा, क्या आपको गाने सुनाई देते हैं? हाँ, सुनाई देते। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ वेव बेंड हुआ था और फिर आपके इसमें आया? वेव स्प्रेड हुआ था, बेंड हुआ था, इसलिए आपके कानों में पढ़ाई दिया? हाँ सर, बिल्कुल। तो साउंड वेव बेंड होता है, स्प्रेड होता है, पर लाइट ना तो बेंड होता है ना तो स्प्रेड होता है। आप चेक कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया है कि यहाँ पर गाने मैंने बजाए हैं इस रूम में और दरवाज़ा ऐसे ओपन किया है और मैं यहाँ पर सोफे में बैठा हूँ अंदर। तो आप देख सकते हो वेव्स जा रहे हैं इस रूम में, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। बट वेव्स अब इस वाले स्लॉट से भी बाहर निकल रहे हैं और स्प्रेड भी हो रहे हैं, बेंड भी हो रहे हैं, जिसके कारण गाने मुझे इस रूम में भी सुनाई दे रहे हैं। वही अगर इस साउंड वेव की जगह अगर मैं लाइट लगा दूं, जैसे आप लैंप हो गया, कोई बल्ब हो गया, वो लगा देते हैं, तो अब लाइट भी एक ईएम वेव है। अब ध्यान से देखना, ये ईएम वेव आगे तो बढ़ रही है, ठीक है, बट जैसे ही इस स्लॉट से वो बाहर निकलेगी तो देखो वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही है, ना तो वो बेंड हो रही है, बस सीधी सीधी बाहर निकल रही है, जबकि साउंड वेव में ऐसे बेंड होकर के बाहर निकलती थी। तो यहाँ पर क्लियर प्रैक्टिकल फ़र्क तो दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? इसके पीछे का रीज़न है वेवलेंथ।
साउंड की वेवलेंथ है ना सेंटीमीटर्स में है। लाइट की वेवलेंथ आपको याद होगा ईएम स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था 400 नैनोमीटर के करीब हमारी लाइट की वेवलेंथ होती है। अगर विजिबल रे देखो तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर, मोटा मोटी ये कहना है नैनोमीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। नैनो यानी 10⁻⁹, ठीक है। इसलिए वेवलेंथ छोटी होने के कारण ना तो वो स्प्रेड होता है ना ही वो बेंड होता है। ओके क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ की ऑब्जेक्ट्स है ना वो साइज़ में बहुत बड़ी है और हमारी जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है। इसके वजह से जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देता। अब ये डिफ्रैक्शन क्या है सर जी? वही स्प्रेड एंड बैंड, ठीक है। ये हमें दिखाई नहीं देता, ये नेग्लिजिबल रहता है। क्लियर? हालांकि जब साउंड वेव में देखते हैं तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ सेंटीमीटर में है और हमारी ऑब्जेक्ट्स भी सेंटीमीटर में है तो वो बेंड भी होती है, स्प्रेड भी होती है। अब समझ में आया कि जब बचपन में रे डायग्राम्स बनाते थे तो लाइट को आपने स्ट्रेट लाइन क्यों कंसिडर किया? ओके तो अब से हम भी स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर करेंगे कि अगर लाइट को बनाना हो, जैसे मान लो ये एक लाइट का रे जा रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे। मान लो मैंने टॉर्च यहाँ पर ऑन कर दिया, तो टॉर्च अगर यहाँ पर ऑन कर दिया तो इसमें से जो लाइटें निकलेगी वो एक नहीं ढेर सारी लाइटें निकलेगी, तो ढेर सारे रेज हम बनाएंगे और इसको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम रे से डिनोट करते हैं लाइट को, वेव से नहीं, एक स्ट्रेट लाइन जिसको रे कहा जाता है उससे डिनोट करते हैं। इसलिए जो शब्द है वो ऐसे बनते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमको बताना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेन मिरर। ध्यान से सुनना, मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने कहा हमने लिया है एक प्लेन मिरर। तो सबसे पहले ये प्लेन होना चाहिए, एरोप्लेन नहीं, ऐसा प्लेन, फ्लैट सरफेस, इसको हम कहते हैं प्लेन। दूसरा ये होना चाहिए मिरर। तो क्या ये हमारा मिरर है? क्या ये मिरर नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका फ्रंट और बैक दोनों कैसा है? दोनों रफ है ना। तो अगर आपको मिरर बनाना है तो उसके लिए आपको एक साइड को पॉलिश करना पड़ेगा, तब जो दूसरी साइड है वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा प्लेन मिरर है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे इस पर। तो हमने इंसिडेंट किया है एक लाइट रे को, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट हमारा रे है, क्योंकि इसको इंसिडेंट किया है तो ये बन गया इंसिडेंट रे। अब जैसे मैंने इसको इंसिडेंट किया तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हो ये मिरर है ऐसा खड़ा, और अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में ऐसा फ्लैट लाइन देखूँ जो कि इससे परपेंडिकुलर हो तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, इसी को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। अब क्योंकि हमारा मिरर है इस रे को करेगा रिफ्लेक्ट, तो देखो इसने कर दिया रिफ्लेक्ट, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये भी एक एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, कितना एंगल है वो भी थीटा है। यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जितना एंगल इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ बनाया उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा हमेशा। ठीक है, और ये कब होगा? जब आप देख रहे हो प्लेन मिरर में। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों ही एक ही प्लेन में है। जैसे मान लो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, अगर इंसिडेंट ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड भी इसी के प्लेन में ऐसा है। रिफ्लेक्टेड ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ प्लेन निकल गया, प्लेन के अंदर चला गया, ऐसा नहीं होगा, प्लेन पर ही रहेगा। ओके, अब आप कहोगे सर रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा प्लेन मिरर हो। ठीक है, प्लेन मिरर हम यूज़ करते हैं बाल कोम करने के लिए और सजे धजे है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, वो सब देखने के लिए। बट और भी मिरर्स होते हैं रियल लाइफ में। जब कार में रियर व्यू मिरर देखते हैं, ठीक है, साइड व्यू मिरर देखते हैं, वो थोड़ा अलग होता है, वो प्लेन मिरर नहीं होता है ना। और अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो कैविटी ठीक कराने, वो भी एक मेटल जैसा यूज़ करती है हमारे दांतों को चेक करने के लिए, वो भी एक मिरर की तरह होता है, क्योंकि उसी में वो देखती है कि कहाँ कैविटी है कहाँ नहीं है। बट वो भी प्लेन मिरर नहीं होता। तो वो सब कैसे मिरर है? वो कर्व्ड मिरर है। और कर्व्ड मिरर में एक प्रॉब्लम है। देखो जैसे मैंने ये कर्व किया ऐसा, इसको कर दिया पॉलिश ताकि अंदर की साइड हो जाए रिफ्लेक्टिंग, और उसको हम कहेंगे मिरर, राइट।
तो जैसे ही मैंने इसको कर्व कर दिया तो अब ये कर्व मिरर है। अब कर्व मिरर में होगा क्या, ये लॉ तो चलेगा, इंसिडेंट रे ने जितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, ये कहानी तो चलेगी, है ना, ये सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो चलेंगे। बट दिक्कत ये है नॉर्मल अब एक नहीं होगा। अगर इंसिडेंट रे इधर है, ठीक है, तो यहाँ का नॉर्मल जो है इस वाले सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा। अगर इधर देखें तो इधर का जो नॉर्मल है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा। इधर का जो नॉर्मल है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा। आप देख पा रहे हो? तो यहाँ पर नॉर्मल जो है वो हर एक पॉइंट के लिए अलग हो जाता है, और यही हायर कॉन्सेप्ट है जो आज के लेक्चर में हमको कर्व सरफेस के बारे में डेप्थ में पढ़ना है। ओके, स्कूल की बातें हो जाएगी ख़त्म और हायर एजुकेशन हो जाएगी स्टार्ट। बाकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कर्व मिरर्स की, जिसको हम स्पेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। पता है क्यों स्पेरिकल मिरर्स कहते हैं? क्योंकि स्पीयर की मदद से ही ये मिरर्स को बनाए गए हैं। आप एक काम करो, आप एक हॉलो स्पीयर ले लो, ठीक है, हॉलो स्पीयर मतलब अंदर खाली होना चाहिए, ये हमारा हॉलो स्पीयर। अब इसमें आप क्या करो, ये वाला साइड को कट करो। जैसे ही आपने ये साइड कट किया तो इस प्रकार से आपको ये सी शेप मिलेगा, है ना। ये वाला जो शेप है वो सी शेप है जो कि मैंने इधर बनाया है, ये सी शेप मिला, ठीक है। अब इसको अगर मिरर बनाना है तो मैंने कहा था पॉलिशिंग करनी पड़ती है, तो एक साइड में आप पॉलिश कर लो। ये साइड में मैंने पॉलिश कर दिया। अगर ये साइड पॉलिश कर दिया तो अंदर वाला साइड कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और ये हो गया आपका कर्व्ड मिरर, ठीक है। इस कर्व्ड मिरर का नाम पता है क्या है? इस कर्व्ड मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। और मैं कैसे याद रखता हूँ, जैसे कि हम गुफा में जाते हैं तो हम कहते हैं ना केव है, तो अंदर की तरफ, तो आप देखो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव। इसी का उल्टा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो ये वाला साइड कट करो, तो आपको ये सी शेप का अगेन यहाँ पर शेप दिखाई देगा, बट ये इस प्रकार से होगा। ओके, अब इसमें जो है आप इस वाले साइड में पॉलिशिंग करना। जैसे ही आपने इस वाले साइड में पॉलिशिंग की तो रिफ्लेक्टिंग वाला कौन सा सरफेस बन जाएगा, बाहर वाला। और अब आप देखो ये बेंड हो रहा है, ये केव की तरह नहीं, हम अंदर नहीं घुस रहे, ये ऐसे आपका तोंड कैसा होता है वैसा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ आ चुका है, तो ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स मिरर। दो प्रकार आपको समझ में आ गए, है ना। हालांकि रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो इसी तरफ है, आप देख सकते हो, ये वाला जो साइड है फ्रंट वाला ये रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि बैक वाले साइड में हमने क्या किया है, पॉलिश करके रखा है। सो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये दो ही प्रकार के मिरर आप बना सकते हो यूजिंग दी हॉलो स्पेरिकल मिरर। इतना क्लियर हो गया। चलो इसी को आप थोड़ा सा डेप्थ में टेक्निकली देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, जो आपके सामने मैंने रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, जिसमें ये वाला साइड हमने पॉलिश किया है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर वाला है। ओके, अगर आप रिफ्लेक्टिंग साइड को ध्यान से देखो कि अगर मैंने यहाँ पर एक रे फेंका तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगा और कन्वर्ज हो जाएगा, है ना, इधर किधर कन्वर्ज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, कॉनकेव कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग। हालांकि अगर आप देखते कॉन्वेक्स को तो वो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। चेक करो, मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ और इसमें मैंने एक इंसिडेंट रे डाला, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा इस प्रकार से, कॉन्वर्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये डाइवर्ज हो जाएगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते हैं, कॉनकेव को यहाँ पर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल टर्म्स देखते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो किस में से पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल है और पास हो रही है सेंटर ऑफ द स्फीयर से, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से। ये जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहा है, सेंटर ऑफ स्फीयर क्यों नहीं कहा है? अरे क्योंकि हम मिरर से डील कर रहे हैं ना, और मिरर में पूरा थोड़ी ना हमने स्फीयर का सरफेस लिया है, सिर्फ ये कर्व ही तो लिया है, इतना सा कर्व ही तो लिया है, इसलिए जो हमारा सी पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वो बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर वाला ही पॉइंट है, बट मिरर के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। चल फिर ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट P है जो पोल है, और इसका रोल जो है वो बिल्कुल ओरिजिन की तरह है जो हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हुआ करती थी। जैसे ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन से हम डिस्टेंस को मेजर करते थे, तो बिल्कुल वही रोल ये पोल यहाँ पर प्ले करेगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन है हमारे पास? सेंटर से लेकर के ये P तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो मिरर के लिए हम कहेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जो कि कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ये सारे स्टैंडर्ड सिंबल है जो आपको पता होना चाहिए कि C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, P है पोल, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टैंडर्ड है, सभी एग्जाम्पल में ऐसा ही यूज़ होगा। बाकी तो क्या ही है, ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं इसमें। ये आपने कॉनकेव के लिए देख लिया। अब बताना कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा। सोचो सोचो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर कुछ नहीं, यही आपका C रखो, यही आपका P रखो और फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स के लिए। गलत है, गलत है। इसलिए मैंने कहा था ना कि इधर से कट करो, पॉलिश करो और बनाओ, ताकि आप गड़बड़ी ना करो। आपका जो C है ना वो बाहर नहीं, C एक्चुअली इधर अंदर आना चाहिए। मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो C अंदर आना चाहिए, इसलिए मैंने ये हॉलो स्फीयर का डायग्राम बना करके आपको कट करके समझाया था कि कैसे आपको बनाना है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। देखा आपने, जो C है ना वो अंदर है, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, वो बाहर आ ही नहीं सकता, वो स्फीयर के अंदर ही आना चाहिए। सो सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें आप देख सकते हो दैट ये हमने पॉलिश किया है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग साइड वाला ये है। अगर कोई लाइट इधर जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी बाहर, इसलिए डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक। बाकी वही प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलिए बढ़िया, आप बेसिक बुनियादी फ़र्क समझ चुके हो और ये सारे नोट्स में मैंने लिख रखे हैं, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स फोल्डर में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म है, फोर्थ सेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, वो है प्रिंसिपल फोकस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास है ये कॉनकेव मिरर, बाहर की साइड हमने पॉलिश किया है, अंदर रिफ्लेक्टिंग है। तो आप देखना ध्यान से, अगर मैं बना रहा हूँ बीम ऑफ रेस, 1 रे, 2 रे, 3 रे, 4 और 5, और ऐसी रे बना रहा हूँ जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। आप देख सकते हो मैंने एक भी रे ऐसी नहीं बनाई जो इस प्रकार से है नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने सारी रेज यहाँ पर कैसी बनाई है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पर है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही है, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होगा, जितने भी रेज हमने बनाए हैं वो सब मिरर को टकराएंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, और सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह से पास होंगे। ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी हमारे इंसिडेंट रेज जब पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज बनते हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट पर मिलते हैं, और वो पॉइंट का नाम हमने कह दिया है F, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि फोकस मतलब एक ही जगह पर फोकस करना है, तो रिफ्लेक्टेड रेज ने एक ही जगह पर फोकस किया, और वो पॉइंट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो हमने कहा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? क्या प्रिंसिपल फोकस की बात समझ में आ गई? और दूसरा ऑब्वियस पॉइंट आपका रहेगा, सर क्या हो अगर पैरेलल ना हो, तो एक इंसिडेंट रे ऐसी है जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। हाँ, तो अगर इस केस में ऐसा हो जाए तो वो फोकस से पास नहीं करेगा, ये किसी और जगह से पास कर लेगा, बट फोकस से पास नहीं करेगा। क्लियर? फोकस से वही रिफ्लेक्टेड रेस पास करेगी जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये कॉनकेव के लिए बताया, वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए है, बट कॉन्वेक्स की मज़ा आप ध्यान से देखना, मैं इधर बता रहा हूँ कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉलिश, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैंने किया है एक इंसिडेंट रे इस प्रकार से, अब क्या वो इधर जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोकस नहीं है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, तो इसमें से तो नहीं जाएगा, है ना। और आपने पढ़ा भी था कॉन्वेक्स में चीज़ें डाइवर्ज हो जाती है, तो ऐसे डाइवर्ज होगा। तो सर आपने तो कहा था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मिलती है, वो पॉइंट फोकस है। ये तो गलत साबित हो गया। नहीं, ये सही साबित हुआ है। अगर आप ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ऐसे जा करके चेक करो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहाँ पर मिल रही है, तो ये पॉइंट फोकस पॉइंट ही निकल करके आएगा। इसके आगे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है, सो PFC, है
है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप कोई भी ले लो, ये एक इंसिडेंट रे ले लिया, ठीक है, एक और ले लो, मान लो कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से आपने इंसिडेंट रे करवाया तो वो डाइवर्ज हो गया, हाँ डाइवर्ज हो गया, बट ये डाइवर्ज रे को यानी रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे जा कर के ट्रेस करो तो पता चलेगा वो फोकस पर ही मिल रहा है। तो जितने भी रेस हमारे इंसिडेंट रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, पक्का पक्का उनका रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप ट्रेस करोगे तो जो पॉइंट पर मिलेंगे वो पॉइंट फोकस का ही होगा। कॉनकेव में भी ऐसा है, कॉन्वेक्स में भी ऐसा है, देखो, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था। फील आ गया? अच्छा, अगर फील आ गया तो एक नया वर्ड भी आ गया है जिसका नाम है फोकल लेंथ। अगर आप फोकस से हमारे पोल तक का डिस्टेंस देखो तो वो कितना है, फोकल लेंथ। अब आप कहोगे सर जब हमने सेंटर से पोल तक देखा था तो वो बना था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ से यहाँ तक आप कह रहे हो ये है फोकल लेंथ स्मॉल f। तो कोई रिलेशन है? यस, देयर इज़ अ रिलेशन, जिसका डेरिवेशन जानना इतना ज़रूरी नहीं है, सीधा सीधा रिलेशन बात कर सकते हो। दैट f कैसा दिखाई दे रहा है, r का आधा दिखाई दे रहा है, वही रिलेशन है f इज़ r/2। सिंपल, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी पढ़ाई है वही यहाँ पर लिखी है, नो बिग डील। आगे बढ़ते हैं और 5th सेक्शन को देखते हैं, ठीक है। 5th सेक्शन हमारा क्या है, रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमने अब तक इस जर्नी में क्या क्या चीज़ कवर की है। हमने अब तक इस जर्नी में कवर किया है इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फीयरिकल मिरर्स, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बाद से पूरा खेल स्टार्ट होगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ तक तो हमने सिर्फ समझा कि लाइट, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, कहाँ से आया, फिर हमने देखा कि लाइट का बेसिक नेचर कैसा है, ठीक है, उसके बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे है, फिर हमने मिरर्स के टाइप देखे, प्लेन मिरर है और फिर स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल में भी 2 टाइप है, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। कॉनकेव कन्वर्ज करता है, वेक्स डाइवर्ज करता है। फिर हमने देखा कि अगर इंसिडेंट रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पर मिलती है जिसको हम फोकस कहते हैं, राइट। फिर हमने फोकस का फोकल लेंथ, रेडियस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देख लिया। अब इंपॉर्टेंट बातें आएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। चलिए तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सेक्शन 5 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। सेक्शन 5 आ जाओ तुम, रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। जैसे मान लो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और हमने बनाया है यहाँ पर कॉनकेव मिरर। 3 पॉइंट्स मार्क कर लो, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है फोकस, तीसरा है पोल। बस ये 3 ही पॉइंट है, 3 से ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पोल जिसका रोल है ओरिजिन की तरह एक्ट करेगा, फोकस जिसका रोल है पैरेलल वाला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होने के बाद इधर आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जिस की मदद से आपने ये मिरर क्रिएट किया है उस स्फीयर का सेंटर ही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो तो एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है ए बी बाहर की तरफ। अब होगा क्या, अब लाइट अगर आएगी तो यहाँ से वो लाइट जाएगी, ठीक है, फिर हमारे मिरर पर टकराएगी। जैसी मिरर पर टकराई तो हम पूछेंगे अब कहाँ से जाएगी, क्या ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो उसके लिए हमारे पास रूल्स है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रूल नंबर 1, रे 1 कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब जब ऐसी आपकी रे हो तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, थ्रू दी फोकस। तो क्या हमारी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, बिल्कुल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से ही पास होगी, ठीक, ये तो हमने पढ़ा भी है। ये हमारा रूल 1 हो गया। रूल 2 क्या है कि आपकी रे 2 एक रे बनाओ, ठीक है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगा। जैसे एक रे मैंने बनाई है, लाइट रे है, कैसे भी वो इस मिरर पर आ सकती है ना। मिरर पर आने के लिए एक रास्ता थोड़ी ना, अनेक रास्ते हैं, कैसे भी वो आ सकती है। तो मान लो कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे पता है कैसा होगा। आप सोच रहे हो ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, नहीं, किधर भी नहीं जाएगा, इसी में रिट्रेस हो जाएगा, इसी रास्ते से पीछे जाएगा। यस, रिट्रेस इट्स पाथ, ये होता है। अब और हमारे पास है 3rd and 4th, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दे और समझाते हैं। अब देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट रे सीधा फोकस से चला जाए। अगर इंसिडेंट रे हमारा फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा,
तो रिफ्लेक्टेड रे पता चला पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। जो उसने बात वन वे कही थी टू वे साबित हो गई। क्या कही थी वन वे? कि अगर मैं इधर ही जा करके बता देता हूँ कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा हो जाएगा? वो फोकस पर आ जाएगा। तो अब उल्टा क्या है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। समझ में आ गया? तो यही बात आपने रूल 3 में देखी कि इंसिडेंट रे फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से। चलो बढ़िया है, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारा जो लास्ट है रे 4, उसको देखते हैं। रे 4 समझने के लिए आपको समझना है अब जो इंसिडेंट रे है वो सीधा सीधा पोल पर हमला बोल रही है। ये देखो सीधा पोल पर आ गई। अगर सीधा वो पोल पर आ गई तो आप कहोगे इसने एक एंगल बनाया है थीटा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है? इस वाले पॉइंट से इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो जब लाइट रे पोल पर टकराएगी तो फिर हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा और एंगल थीटा बनाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होना चाहिए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे ऐसा निकलेगा जो अगेन थीटा एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ। बस वही है हमारा रे 4 रूल 4। सारे रूल समझ में आ गए? 4 रूल थे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक है कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्टेड फोकस से जाएगा। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हो इंसिडेंट को, रिफ्लेक्ट भी उसी से होगा। तीसरा है कि अगर फोकस से इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। चौथा है कि अगर सीधा हमला बोल रहे हो पोल पर तो जो एंगल थीटा नॉर्मल से बना है उसी एंगल से रिफ्लेक्शन आएगा। चलो ये सेक्शन भी क्लियर हो जाता है। अब 6th सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो है रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। अब एट द एंड मिरर का काम है इमेज बनाना, तो 2 प्रकार के इमेज बनते हैं, एक है रियल, दूसरा है वर्चुअल। देखो वर्चुअल इमेज को तो आप बखूबी जानते हो। आईने में जब आप झूठ झूठ बातें कहते हो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, तो आप क्या करते हो? आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो, ठीक है, ये हमारा मिरर है, ऑब्वियसली बात है, ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है। तो आप आईने में एक आदमी को देखते हो, ठीक है, आपको भले ही आदमी इस आईने के ऊपर दिखाई दे रहा है बट एक्चुअली इमेज जो है वो आईने के अंदर बनी है, राइट। इसलिए आप चेक कीजिएगा, अगर ये सरफेस पे आदमी होता तो जब टच करते हो तो फिर वो टच होता क्यों नहीं है क्योंकि वो अंदर है ना। हाँ, तो वो अंदर है, तो आपका जो इमेज है वो अंदर बना है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल यानी वो कहानियों में है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में तो तुम हो, तुम रियल हो, ठीक है, तुम रियल हो। अंदर जो बना है मिरर के वो वर्चुअल है, वो कहानी का किरदार है, वो वर्चुअल इमेज है। चलो बढ़िया है। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक सेब रखा है, ठीक है, सेब छोड़ो, एक क्रिकेट बॉल रखा है। अगर मैंने यहाँ पर क्रिकेट बॉल रखा है तो ऑब्वियसली बात है कहीं लाइट है, अरे बल्ब कैसा बन गया ये, हाँ ये बल्ब है, ठीक है, कहीं लाइट है जिसके थ्रू वो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है इस पर और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है आपके आंखों में और आप ये बॉल को देख पा रहे हो। तो बताना ये बॉल कैसा आपके लिए, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? क्योंकि आपके आंखों में तो इमेज ही बन रही है हर एक चीज़ की, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है या वर्चुअल है। तो आप कहोगे सर ये तो रियल है, ये तो रियल है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको टच करोगे तो आप वो महसूस कर सकते हो, महसूस किया तो रियल है, तो रियल इमेज है। हालांकि जब आपने मिरर में खुद को महसूस करने की कोशिश की तो महसूस नहीं हुआ, तो वो इमेजिनरी है यानी वर्चुअल इमेज है। अब वही आप ध्यान से देखना, क्योंकि मिरर है ना, तो अगर मिरर के सामने ये एप्पल रखा है तो इधर भी एक क्रिकेट बॉल बनेगा, हाँ कि ना। तो ये भी तो आप देख पा रहे हो, इसको भी तो आप देख पा रहे हो, तो आप 2 बॉल देख पा रहे हो, ये भी क्रिकेट बॉल है, ये भी क्रिकेट बॉल है। एक को महसूस कर पा रहे हो, दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो जिसको महसूस कर पा रहे हो वो रियल है, जिसको नहीं कर पा रहे हो वो इमेजिनरी है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज का बेसिक क्लैरिटी आ गया। महसूस कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, राइट। एक या फिर आप इसको ऐसे देख लो, जो मिरर के पीछे बनते हैं, बिहाइंड द मिरर जो बनते हैं वो वर्चुअल होता है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर जो बनते हैं वो वर्चुअल होते हैं और बिफोर द मिरर जो बनते हैं वो सारे रियल है।
तुम रियल हो, वो क्रिकेट बॉल रियल है, यहाँ पर बक्सा रखा है वो रियल है, वो सारे रियल है। चलो अब एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उन्होंने टेक्निकल टर्म जोड़ दिया है। टेक्निकल टर्म ये जोड़ा है कि व्हेन रेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम रियल इमेज कहते हैं, एंड अपीयर्स टू मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, टेंशन क्यों लेते हो तुम, समझाता हूँ। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, एक काम करते हैं, दोनों एग्जाम्पल जो है एक एक करके स्लाइड्स में बनाते हैं, है ना। ये सारे नोट्स में तो आपको मिल जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने ये किया। देखो, कहना मैं ये चाहता हूँ, तुम यहाँ पर खड़े हो, क्रिकेट बॉल यहाँ पर है, मिरर के अंदर भी इसी का रेप्लिका हमको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली आपके आंखों के सामने ये दोनों क्रिकेट बॉल दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों से एक रेज आ रही है जो आपके आंखों के सामने ऐसे पड़ रही है, और आपको लग रहा है कि हाँ दोनों का जो रे है वो सेम जैसा ही है, इसलिए तो दोनों सेम सेम हमको दिखाई दे रहा है। रेड बॉल है तो रेड रेड, ब्लू है तो ब्लू ब्लू, दोनों सेम ही दिखाई दे रहा है। अब टेक्निकल भाषा में उन्होंने ये कहा कि रियल इमेज वो है जिसका रिफ्लेक्टेड रे जो है अगर आप पीछे ट्रेस करो और वो एक्चुअली मीट हो। क्या मीट हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली आप ट्रेस करके देखो, हाँ ये बॉल की तरफ मीट हो रहा है, तो ये रियल इमेज है। इसमें देखो, इसमें से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है उसको ट्रेस करो, ट्रेस करोगे तो इसके पीछे हमको बिहाइंड जा करके एक्सटेंड करके ऐसा ट्रेस करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मिरर के अंदर है, बिहाइंड है ना, मिरर के अंदर है बिहाइंड, तो उधर ट्रेस करो। तो जब ऐसे हमको ट्रेस करके वो मीटिंग पॉइंट मिल रहा है तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने इमेजिन करके वहाँ पर ट्रेस करवाया है। सो इमेजिन वाला इमेज मिलेगा जिसको वर्चुअल इमेज कहा जा रहा है। ठीक है, वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा था, अपीयर्स टू मीट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, पीछे एक्सटेंड करोगे तो अपीयर टू मीट होगा, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्लियर? अब यही सेम बात कर्व्ड मिरर्स के लिए भी है। कौन सी बात? कि मिरर के बिहाइंड अगर इमेज बने तो वर्चुअल इमेज है, मिरर के बिफोर अगर इमेज बने तो रियल इमेज है। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक, और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पर। अब अलग अलग सिचुएशंस होती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑब्जेक्ट रखा और दो इमेज बन गई, ऐसा कभी नहीं होता है। फॉर से अभी के लिए ऐसा है कि मैंने ऑब्जेक्ट रखा है थोड़ा सा दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें से जब लाइट रे निकली तो सबसे पहले वो कहाँ से पास हुई? फोकस से पास हुई, ठीक है। फिर जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली तो कहाँ पर वो गई? वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये ए पॉइंट से जो लाइटें निकली थी वो अगेन जा करके यहाँ पर मिली है, तो जो ए का अगर सर है, बॉडी अगर आप खड़े हो, सर है तो वही सर इधर है, बी अगर टांगे है तो टांगे इधर होनी चाहिए, यानी इन्वर्टेड इमेज आया है। इन्वर्टेड इमेज आया है, और ये जो इमेज है वो क्योंकि बिफोर है, बिफोर दी मिरर, तो ये रियल इमेज होगा। समझ में आ गया? हाँ, इन्वर्टेड आया है कोई बात नहीं, बट ये कैसा आया है? रियल इमेज आया है। ओके, वही कभी कभी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को है ना बहुत पास रख लो इधर, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इमेज बनेगा वो मिरर के बिहाइंड बनेगा, और उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ये सारे जितने सिचुएशन है कि सी के बिफोर रखो, फोकस पर रखो, सी और फोकस पर रखो, फोकस के आगे रखो, ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए मुझे आपको ये बताना था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कर्व्ड मिरर्स में कैसे दिखाई देता है। ठीक है, प्लेन मिरर्स में तो आप समझ ही चुके हो, इस प्रकार से एक को फील कर सकते हैं दूसरे को नहीं, है ना, या फिर रेस को ट्रेस करके मीट होता है तो रियल, बैक ट्रेस करके एक्सटेंड करके अपीयर्स टू मीट होता है तो वर्चुअल। ठीक है, तो ये तो प्लेन मिरर में आप समझ चुके थे, कर्व्ड मिरर्स में मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7th सेक्शन की तरफ, जो है मिरर फॉर्मूला। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है सारे मिरर्स के लिए वैलिड है, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, वर्चुअल इमेज हो, रियल इमेज हो, कैसा भी हो, सभी के लिए वैलिड है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक एग्जांपल दिया। कौन सा एग्जांपल है आपके सामने? कॉनकेव मिरर का एग्जांपल, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी इस प्रकार से। अब जब लाइट रे निकलेगी ये ए से, ठीक है, यहाँ से,
तो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। वही अगर मैंने सीधा हमला बोल दिया पोल पर, एंगल बना दिया थीटा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल थीटा बनाएगा। क्लियर है। और अगर यहाँ से रे हमारी किधर को निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उधर से ही वापस ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 रे ही बनाते हैं। एक रे बनाते हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे बनाते हैं कि अगर एक थीटा एंगल पर फोकस कर दे, मतलब इन शॉर्ट इंसिडेंट एंगल को पोल पर अगर फेंक दे तो वो थीटा एंगल बनाएगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड में होना चाहिए। और तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ, उधर से वो वापस रिट्रेस हो जाती है। और ये तीनों चीज़ कर जाने के बाद आपको पता चलेगा एक कॉमन पॉइंट पर मीटिंग होती है। आप देख पा रहे हो एक कॉमन पॉइंट पर मीटिंग हो रही है। ए से हमने ये 3 रेज निकाली थी, तो यहाँ पर वो कॉमन पॉइंट था, और रिफ्लेक्शन ने भी हमको बताया कि एक कॉमन पॉइंट पर ये मिल रहे हैं। तो अगर ये सर था, वो सर इधर आ गया, ये टांगे थी तो टांगे इधर आ गई, वही इन्वर्टेड रियल इमेज बन गया, जो प्रीवियस इसमें मैंने समझाया था। टेक्निकली आपको समझ में आया अब कैसे हुआ। चलो, अगर समझ में आ गया तो आप ध्यान से देखना, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। पोल से बी तक का जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो वो u है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल u है। वही इमेज का देखे, ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल अगर देखे तो v है। स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमेशा यही होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से, इमेज का डिस्टेंस v से। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा f रहेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक है f, और C से अगर आप देखोगे P तक वो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। ये सारे डिस्टेंस आपको पता होने चाहिए। अगर सारे पता है तो आप डेरिवेशन में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले हम 2 ट्राइंगल पर फोकस करेंगे। कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल A'-B'-C। ध्यान से नोट कीजिएगा कि हमारा AB जो है वो ऑब्जेक्ट था, A'-B' इमेज है। इमेज कैसा आया है? इन्वर्ट हुआ है, और ये रियल इमेज है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो 2 ट्राइंगल है ABC, A'-B'-C, क्या मैं कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल है AAA टेस्ट से? देखो ABC 90 डिग्री है, A'-B'-C भी 90 डिग्री है, तो B हमारा सेम हो गया। ऑल्टरनेट एंगल्स CC सेम है। ठीक है, जब ट्राइंगल के 2 एंगल सेम है तो तीसरा तो सेम होगा ही, लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो इसलिए AAA टेस्ट के हिसाब से सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर इनके साइड्स रेशियोज में होने चाहिए। और हम कह सकते हैं जो AB है और यहाँ पर A'-B' है, सो AB बाई A'-B' इज इक्वल टू BC बाई B'-C'। ये क्लियर हुआ? ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, दूसरा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABP। ठीक है, ABP ट्राइंगल लिया, और ये A'-B'-P ये दूसरा ट्राइंगल लिया। ये 2 ट्राइंगल लिया, ये दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बात, देखो 90 डिग्री, और ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम है ना। ABP में इंसिडेंट था और A'-B'-P में रिफ्लेक्टेड था, दोनों सेम है। 2 एंगल सेम तो तीसरा भी सेम हो जाएगा, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पर भी साइड्स का रेशियो बता सकते हो कि AB बाई A'-B' इज इक्वल टू BP बाई B'-P। ठीक, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। अब 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगे, तो ये RHS सेम हो गए। अब चलिए इक्वेशन को करते हैं मॉडिफाई। आप कहोगे सर इस इक्वेशन को क्यों करना है मॉडिफाई? इसलिए करना है मॉडिफाई क्योंकि मैंने आपको कहा था ये पोल जो है वो ओरिजिन की तरह एक्ट करता है, और यही से हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। दिक्कत ये है राइट हैंड साइड में तो P के टर्म्स में है, लेफ्ट हैंड साइड में P है ही नहीं, पोल है ही नहीं, तो लेकर आओ उसको, मॉडिफाई करो, तब जा करके आगे आंसर आएगा। तो BC को कैसे P के टर्म्स में लेकर आए? BC हमारा इधर P के टर्म्स में लेकर आना है, तो BP माइनस CP आपको कहना है। तो देखो BP माइनस CP। B'-C की बात कर ले, B'-C इधर है, तो B'-C अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली कह लो CP माइनस B'-P। CP माइनस B'-P करने से आपको B'-C आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब डिस्टेंसेस फिल करना है तो इतना आसान थोड़ी ना है। आप एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो जो सारे केसेस के लिए फिट हो जाए, तो आपको चाहिए एक नया कॉन्सेप्ट जो है साइन कन्वेंशन।
और ये टफ नहीं है। साइन कन्वेंशन सिर्फ दो चीज़ों की बात करेगा, हाइट की और डिस्टेंस की। तो इजी है, हाइट को देख लेते हैं। हाइट का अगर आपको देखना है कि हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको जस्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस में है या नेगेटिव वाई एक्सिस में। जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो हाइट ले लो पॉजिटिव। अब इमेज अगर ऐसा बना तो नेगेटिव वाई एक्सिस में बना, तो हाइट ले लो नेगेटिव। मान लो इमेज यहाँ पर बना पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो हाइट ले लो पॉजिटिव। समझ में आ गया हाइट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है। बस पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई एक्सिस का देखना है कि उस साइड में है, वही साइन कॉपी करना है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, जो कि हॉरिजॉन्टल है ना। वर्टिकल तो हाइट था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ही तो हम मेजर करते हैं ना कि पोल से कर्वेचर कितना दूर है, फोकस कितना दूर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितना दूर है। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि इंसिडेंट रेस किस डायरेक्शन में पास हो रही है, पहले वो मार्क करो। इस प्रकार से हमारी इंसिडेंट लाइट पास हो रही थी, ठीक। पोल हमारा यहाँ पर है, पोल हमारा यहाँ पर है। अब इंसिडेंट लाइन के अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे को बताना इस केस में ये जो U, V, F, R जो भी आप ये फाइंड करोगे इस वाले एग्जाम्पल में, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, बताओ। सर हमारा इंसिडेंट लाइट ऐसा है, इंसिडेंट लाइट अगर इस डायरेक्शन में है और पोल से आप मेजर करना चाहते हो C की तरफ, तो आप इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो पोल से C तक का तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, वो लेना हमें पड़ेगा नेगेटिव R, क्योंकि मैं गया था ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। समझ में आया। वही अगर फोकल लेंथ पर देखें तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो -f डिस्टेंस लेना पड़ेगा। वही अगर ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो u है ना, u दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया तो वो -u लेना पड़ेगा। वही अगर हम इमेज का डिस्टेंस देखें तो वो v दूरी पर रखा गया है तो -v लेना पड़ेगा। समझ में आया। तो सर क्या हमेशा ऐसे ही नेगेटिव होगा? जरूरी नहीं है। कॉन्वेक्स में आप देख लो, अगर मैं कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इंसिडेंट लाइट जो है वो ऐसी गई, ठीक है, मान लेते हैं ऐसी गई, ठीक है। इंसिडेंट लाइट जब हमारी ऐसी गई और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, तो डाइवर्ज भी हो गई। एक सेकेंड, हाँ चलो कोई बात नहीं, तो डाइवर्ज भी हो गई, हाँ। और हमारी इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं हमारी इमेज बनेगी, मान लो कहीं इधर इमेज बनेगी, ओके। इमेज कैसी बनी? ऊपर बनी, तो वर्टिकल वाला तो इजी है, हाइट तो हमारी पॉजिटिव में रहेगी। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि हमारी इंसिडेंट लाइट तो है ऐसी लेफ्ट टू राइट। अब आप पोल से देखना चाहते हो फोकस किधर है, वो इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन में ही है, तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव f रहेगा। वही अगर आप पोल से कर्वेचर की तरफ देखना चाहते हो, वो भी इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही है, तो वो आपका डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो पॉजिटिव आ रहेगा। समझ में आ रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है, मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर अगर आप जाओगे तो अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, तो ये जो u है वो -u हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इमेज इधर बनी और अगर इसी डायरेक्शन में आप आगे जा रहे हो तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव v रहेगा। समझ में आ गया। तो ये टर्मिनोलॉजी है, घूम फिर करके क्या टर्मिनोलॉजी है, u v फिर हमारा f और r, ठीक है, u v f और r। तो u क्या है? डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो पोल के रिस्पेक्ट में। फिर v क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ इमेज पोल के रिस्पेक्ट में। f क्या है? फोकल लेंथ। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी का रेफरेंस पॉइंट क्या है? पोल है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्या लेना है वो मैंने आपको समझा दिया विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। अब क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को बताना। बीपी अगर मैं देख रहा हूँ, आप क्या कहोगे, बीपी कैसा हो जाएगा, यू डिस्टेंस का है बट पॉजिटिव या नेगेटिव, इंसिडेंट लेफ्ट टू राइट है, आप चेक कर रहे हो पोल से राइट से लेफ्ट जा रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो नेगेटिव यू लिया जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस है। सीपी का चेक कर ले, सीपी का वैल्यू है वी, सीपी का वैल्यू क्या है, नहीं सीपी का वैल्यू वी नहीं होगा, सीपी का वैल्यू आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, बट अगेन इंसिडेंट लाइट ऐसी है, पोल से जब आप सी की तरफ जाओगे, उल्टा जाओगे तो माइनस आर होगा। सी पी माइनस आर है, माइनस माइनस बी डैश पी कितना है, बी डैश पी वी है, बट अगेन इंसिडेंट लाइन ऐसा, पी से बी डैश की तरफ आप ऑपोजिट जाओगे तो वो माइनस वी हो जाएगा, और सिमिलरली बी पी जो है अगेन ऐसे उल्टा जाओगे माइनस यू होगा, बी डैश पी तो माइनस वी था। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो फाइनल कैलकुलेशन में जो आपको आ रहा है वो आ रहा है यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2uv। डिवाइड कर दो थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू यू वी आर, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे और स्प्लिट करोगे, जैसे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इसमें यू आर कट जाएगा, 1/v बच जाएगा, इसमें हमारा आर वी कट जाएगा, 1/u बच जाएगा, इसमें यू वी कट जाएगा, 2/r बच जाएगा। फिर r को आप कहोगे अरे r तो होता था 2f, हाँ, तो फाइनली 2 कट जाएगा और फाइनल इक्वेशन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f बच जाएगा। और यही है आपका मिरर फॉर्मूला। फाइनली कोई भी मिरर उठा लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी केस ले लो, रियल इमेज, इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज, आपका यही फॉर्मूला रहेगा। यू वी एफ आर कैसे क्या लेना है, साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, ठीक। अब इसी में हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पाया कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, कोई भी ले लो, अगर वो फ्रंट ऑफ द मिरर में रखा गया है, आप कॉन्वेक्स ले लो या कॉनकेव ले लो, ठीक है, दोनों में होगा क्या, हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये u है, ये जो डिस्टेंस है वो u है। लाइट जाएगी ऐसे, पोल से आप मेजर करोगे इधर, पोल से आप मेजर करोगे इधर, इसलिए वो माइनस यू होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, इसलिए माइनस यू होगा। ये क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो अब बात करते हैं v टर्म पे। v पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वर्चुअल इमेज रियल इमेज के दौरान ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो कि हमारा कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव ले लेते हैं, कॉनकेव में मान लो इमेज इधर बन गया, ठीक है, एक केस में इमेज इधर बन गया, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर v कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइन ऐसी है और जब आप पोल से इधर तक मेजर करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा। वही अगर इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज बना होता तो आप कहोगे कि पोल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइन है, सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारा पॉजिटिव v होना चाहिए, तो वर्चुअल इमेज में पॉजिटिव v होगा। क्लियर है? चलो, वही अगर बात करें हम फोकल लेंथ की, तो देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ ध्यान से देखना, एक में इधर है f, एक में इधर है f, हालांकि इंसिडेंट लाइन दोनों में ऐसी है। हाँ, तो अब होगा क्या, कॉन्वेक्स में आप इधर से इधर जाओगे तो सेम डायरेक्शन, तो कॉन्वेक्स में f हो जाएगा पॉजिटिव। वही अगर आप कॉनकेव में देखोगे तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर है? चलो, तो ईजी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। पहली बार आप देख रहे हो तो आपको टफ लग रहा होगा, बाकी तो ईजी है। अब 8th सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम प्रूफ करेंगे ताकि सारे केसेस के लिए फिर वही फॉर्मूला रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका एक वही जो प्रीवियस एग्जांपल था, एक रियल इन्वर्टेड इमेज बना है, ऑब्जेक्ट u दूरी पर है, इमेज हमारी v दूरी पर है, ठीक। अब हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर ट्राइंगल सिमिलैरिटी प्रूव कर ली है बिटवीन ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। वो पहले भी की थी, अभी वापस बता रहा हूँ। ए बी पी ये ट्राइंगल और ए डैश बी डैश पी, ये क्यों सिमिलर थे, क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री पे थे और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सेम थे, इसलिए दोनों सिमिलर थे। सिमिलर हो गए। अब ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या मैं कह सकता हूँ, बी पी बाई बी डैश पी। ये देखो, अगर यस तो अब ए बी हमारी हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की,
ए डैश बी डैश हाइट है किसकी, इमेज की, तो वो माइनस एच डैश में ले रहा हूँ। एक तो नेगेटिव एक्सिस में इसलिए नेगेटिव, और हाइट छोटी सी है तो नया हाइट होगा एच डैश। एच कहना सही नहीं है, एच डैश हमने लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में बी पी और बी डैश पी है, तो बी पी ये देखो ये है बी पी, तो अगर लाइट रे इस साइड में है, हम P से उल्टा जाएंगे मेजर करने के लिए, तो माइनस में हमको ये U लेना पड़ेगा, तो माइनस U। वही अगर हम B डैश P को देखें तो अगेन उल्टा ही लेना, मतलब माइनस ही लेना पड़ेगा, तो माइनस V हम लेंगे। ठीक, चलो, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनली हम कह सकते हैं H डैश बाई H। ठीक है, या फिर पहले h के टर्म्स में कह लो, h बाई एच डैश इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी। वही अगर मैं h डैश बाई h पूछ लूँ तो उल्टा कर लो, तो माइनस वी बाई यू। अब ये जो h डैश बाई h है ना, इसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपली मैग्निफिकेशन, या आप कह लो साइज ऑफ द इमेज। ये कितनी हो जाती है, ये हमारी माइनस वी बाई यू बन जाती है सभी केस के लिए। कोई भी केस ले लो, सभी के लिए इतनी रहती है। ये जस्ट मैंने डेरिवेशन एक केस का लिया है ताकि प्रूव कर सकूँ, बाकी सारे केस के लिए वही है। ओके, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या दिखाई दे रहा है, एच डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ पर आपकी इमेज बनी है, यू क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। ये चीज़ है, और इसको हम ये एच डैश बाई एच को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जस्ट टू सिग्निफाई के मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। इतना मैग्निफिकेशन लिखने का जरूरत नहीं है, स्मॉल m कह लो। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैग्निफिकेशन वाला टर्म है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बताया ये क्या है, एच डैश बाई एच, करेक्ट, एच डैश बाई एच है। एच तो हमेशा हमने देखा है कि पॉजिटिव ही रहता है। अब खेल आया एच डैश पर। अगर एच डैश हो जाए नेगेटिव तो एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा नेगेटिव, करेक्ट। एच डैश नेगेटिव यानी इन्वर्ट होता है तभी होता है, इन्वर्ट होता है पक्का रियल इमेज में होता है, क्योंकि रियल इमेज होता है वही इन्वर्ट होता है। एक चीज़ याद रखना आप, कि मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा एक इन्वर्ट बन सकता है या फिर एक इरेक्ट, वर्चुअल, मतलब फिलहाल के लिए आप कह लो इन्वर्ट और इरेक्ट। इन्वर्ट यानी उल्टा, इरेक्ट मतलब जैसा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा इन्वर्ट है, ये हमारा इरेक्ट है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब जब इन्वर्ट आपका इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है ना, वो तभी बनता है जब रियल इमेज हो। वर्चुअल इमेज में इन्वर्ट हो ही नहीं सकता, यानी बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर कभी भी इन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई। बिहाइंड द मिरर हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, और बिहाइंड द मिरर हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल ही होगा, ठीक है। तो ये हैंड इन हैंड चलेंगे। कोई आपसे बता दिया कि मेरे पास इन्वर्ट इमेज है, और वो आपसे पूछा कि फिर वो रियल है या वर्चुअल, हमेशा इन्वर्टेड इज रियल, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड। आपसे किसी ने कह दिया अरे मेरा तो है ना एक वर्चुअल इमेज बना है, वो इरेक्ट ही रहेगा, जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही रहेगा, वो भी इन्वर्ट हो ही नहीं सकता। सो वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, ये हैंड इन हैंड चलेंगे, क्लियर है। तो मैंने आपसे पूछा कि जब मेरा इमेज का हाइट आया नेगेटिव, मतलब इन्वर्ट हो गया तो वो रियल इमेज है। सो जब भी m लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जब भी m नेगेटिव हो जाए पक्का पक्का इन्वर्टेड था, यानी रियल इमेज था। वही अगर h हो जाए पॉजिटिव तो इरेक्ट था, इमेज आपका खड़ा है, इरेक्ट है, ठीक है। तो h पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सिस में है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी m ग्रेटर देन 0 है तो इरेक्ट इमेज है और वो वर्चुअल में ही बनता है। फिर बात आती है कि ये m की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर के कंपेयर में तो 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। जब भी 1 से छोटी वैल्यू आ रही है आपका इमेज डिमिनिश हो गया है। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये h बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, तो इमेज डिमिनिश हो गया। वही अगर उल्टा देखें कि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, m 1 से बड़ा आ जाएगा। तो जब ऐसा होता है हम कहते हैं मैग्नीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर छोटा है तो ऑब्जेक्ट छोटा है ना, और इमेज बड़ा है, इमेज मैग्नीफाई हो गया, इसलिए मैंने लिखा है मैग्नीफाइड,
चारों केसेस समझ में आ गए? अगर चारों केसेस समझ में आ गए तो अब हम बढ़ रहे हैं 9th सेक्शन की तरफ। 9th सेक्शन हमारा है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कितने कितने प्रकार के हमारे इमेजेस बन सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में हमने ये पाया कि ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस में आगे पीछे करें ना, तो एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सारे केसेस में इन्वर्टेड रियल इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं, एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने वो सारे केसेस बनाए हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कॉनकेव मिरर है हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो जब हमने इसका रिजल्ट चेक किया तो पता चला सारा जो रिजल्टेंट है वो फोकस पर आ गया, एकदम डिमिनिश हो गया हमारा इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज पोजीशन किधर आया, फोकस में, और उसका साइज़ कैसा था, एकदम डिमिनिश हो गया, पॉइंट साइज में हो गया। ठीक है, और इसकी कहानी कुछ ऐसे है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे आगे लेकर जाओगे ना, रिफ्लेक्टेड इमेज इस तरीके से पीछे पीछे आता जाएगा। आप चेक करना, है ना, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे भगाऊंगा रिफ्लेक्टेड इमेज पीछे पीछे जाएगा। अब चलो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते, सी के पीछे लेकर आते, कहीं यहाँ पर इनफाइनाइट पे नहीं रखते, कुछ फाइनाइट दूरी पर रखते हैं। तो आपका रिजल्टेंट इमेज जो है वो देखना कहाँ पर आया, सी और एफ के बीच में आया। पहले फोकस पर आया था ना, अब पीछे गया, फोकस के पीछे गया। ठीक है, इन्वर्टेड बना, रियल बना और छोटी हाइट में बना। ठीक है, सो डिमिनिश तो है छोटी हाइट में। अब क्या करो, ये ऑब्जेक्ट को सी पर लेकर आ जाओ। जैसे सी पर लेकर आ गए, रिफ्लेक्टेड इमेज कैसे बना, सी पर ही बना, सेम हाइट का बना। देखा आपने, पहले सी एफ में था रिफ्लेक्टेड इमेज, अब पीछे गया, वो सी पर आ गया, सी पर आ गया, है ना। अब ऑब्जेक्ट को और आगे भेजो, सी एफ के बीच में भेजो, फिर इमेज को देखना, इमेज कहाँ पर बना, सी के पीछे बना, इन्वर्टेड बना, मैग्नीफाइड बना। ठीक है, एनलार्ज बना। अब आप ये ऑब्जेक्ट को एफ पर लेकर आ जाओ तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। अब एफ के आगे लेकर आ गए तो इन्फिनिटी के पीछे क्या जाओगे, कुछ नहीं जा सकते। इसलिए जब आप एफ के आगे लेकर आते हो तो अब इमेज बनने के लिए ये बिहाइंड द मिरर का ही रास्ता बचा है, क्योंकि बाकी सारे रास्ते ऊपर में फुल हो गए, तो एक ही रास्ता बचा है, बिहाइंड द मिरर। और यही केस है वर्चुअल इमेज का। तो कॉनकेव में 1 2 3 4 5 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, पर एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है जब फोकस के आगे जाते हो। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो मिरर के पीछे ही बनना पड़ेगा। क्लियर है? और ये टेक्निक मैंने बताया ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे लाओगे तो रिफ्लेक्टेड इमेज पीछे पीछे जाएगा। सिंपल है याद रखने के लिए। कॉन्वेक्स में इतना टेंशन ही नहीं है। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 सिचुएशन है, एक है कि आप इनफाइनाइट पर रख रहे हो और दूसरा है इनफाइनाइट पर नहीं रख रहे हो, है ना, क्योंकि फोकस पर कर्वेचर पर ये तो चांस ही नहीं है, क्योंकि फोकस कर्वेचर सब इधर है। ठीक है, तो इधर जो कॉन्वेक्स है उसमें 2 ही सिचुएशन, एक तो इनफाइनाइट पर या फिर इनफाइनाइट पर नहीं। अगर इनफाइनाइट पर रख रहे हो ना तो आपका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, दोनों में बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, बट एट फोकस बनेगा। इनफाइनाइट पर रखने पर सारी पैरेलल रेज ही आएगी तो फोकस पर ही मिलेगा, सो वर्चुअल होगा और एकदम डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा। वही अगर आप इधर किधर लेकर आ रहे हो उसमें, ठीक है, डिस्टेंस पर लेकर आ रहे हो ऑब्जेक्ट को, अभी भी वर्चुअल इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, बट कहाँ पर बनेगा, बिटवीन दी फोकस एंड दी पोल, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। फोकस और कर्वेचर के बीच में बन ही नहीं सकता, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। सो वर्चुअल होगा, स्मॉल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक, एनलार्ज्ड हो ही नहीं सकता। ठीक, हमेशा कॉन्वेक्स में आप चेक कीजिएगा, रिजल्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअली बनेगा, रियल बन ही नहीं सकता। दूसरा, एनलार्ज नहीं बन सकता, स्मॉल ही बन सकता है। और तीसरा, इरेक्ट ही बनेगा, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, हैंड इन हैंड। ठीक है, वही अगर आप कॉनकेव में देखो तो वैरायटी है। कॉनकेव में आप देखो तो रियल इन्वर्टेड भी है, वर्चुअल इरेक्ट भी है। ठीक है, और सारी चीज़ है, डिमिनिश्ड भी है, स्मॉल साइज भी है, फिर सेम साइज भी है, एनलार्ज्ड भी है। तो सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। क्लियर है? एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नोट आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कि इमेज 2 प्रकार के बनते हैं, रियल एंड वर्चुअल। जब भी रियल कहे तो समझ जाना इन्वर्टेड, जब भी वर्चुअल कहे समझ जाना इरेक्ट। ठीक, और जब भी इन्वर्टेड है तो हाइट की बात चल रही है, हाइट। ठीक है, इरेक्ट में आपका H' पॉजिटिव
और h हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, अब v की बात भी कर लेते हैं। सो अगर v की बात करें तो रियल वाला कॉन्केव में ही बनता है, तो इसमें जो v है हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है नोट करना कि v हमेशा इधर नेगेटिव रहेगा। और अगर आप देखते हो जब इरेक्ट वाला बनता है, वर्चुअल वाला बनता है, तो हमेशा आपका जो v है उस साइड में रहेगा, v पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो वर्चुअल में हमेशा v जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उस साइड आप देखोगे ना, इमेज का डिस्टेंस v उस साइड होगा, पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रे ऐसी है। क्लियर? ये पहला नोट क्लियर हो गया। दूसरा नोट बात करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा नोट है वो है यूज़। मैंने कहा था ना कर्व मिरर का यूज़ मैं आपको रियल लाइफ में बताऊंगा। देखो प्लेन मिरर का तो यूज़ आप जानते हो, हम घर में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग मिरर हो गया, डेकोरेशन के लिए हो गया, ये सारी चीज़ों में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्लेन मिरर का एक खासियत है, जैसा आदमी है उतना ही साइज़ का आदमी बनाता है, तो सेम साइज़ का बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, राइट। इसमें कोई वैरायटी नहीं है, इसलिए लिमिटेड इसका यूज़ है। वही अगर मैं कर्व कर दूँ, आदमी वही रखूँ और यहाँ पर मिरर को कर्व कर दूँ, अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, तो आदमी कहाँ पर खड़ा है? प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक है, कर्वेचर पर है, फोकस पर है, फोकस के बाहर है, कहाँ पर है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है, राइट। ये P, ये F, ये C, कि वो आदमी को कहाँ पर रखा गया है। क्योंकि अगर आप फोकस के आगे भेज देते हो तब वर्चुअल बनता है, और फोकस पर या उसके पीछे रखते हो तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है। इसका जो यूसेज है वो कहाँ पर है? शेविंग मिरर में। आप सोच रहे होंगे शेविंग मिरर में इसका क्या काम है? वो वर्चुअल इमेज बनाता है ना, इधर अगर हम रखें तो मैग्नीफाई कर देता है, फोकस के आगे अगर रखें तो मैग्नीफाई करके वर्चुअल इमेज बनाता है ना, तो इसलिए शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करती है वो यही होता है। ठीक है, हेडलाइट्स में हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो कन्वर्ज कर देता है, इसलिए। समझ में आ गया? चलो, अगर ये बात समझ में आ गया तो अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का क्या रोल है? वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज भी कैसा बनाएगा? आदमी को छोटा ही बनाएगा वो। तो उसका क्या रोल है? कॉन्वेक्स मिरर का ये रोल है। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज़ होता है? अगर वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है तो इसका रोल होना चाहिए जहाँ पर हमको फील्ड ऑफ व्यू, यानी जब हमको बहुत ही वाइड देखना हो, जैसे रास्ते पर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपको देखना हो कि रास्ते पर गाड़ियाँ कितनी और कहाँ से आ रही है, तब वाइड व्यू जब आपको देखना हो तब इसका यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? अब आपका रियर व्यू, साइड व्यू मिरर सब में कैसा होता है? सब में आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये चीज़ है। आई होप आपको अब ये कहानी समझ में आ चुकी है। कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि हमारा वर्चुअली बनाता है, इन्वर्ट कर नहीं सकता, तो गाड़ी उल्टी नहीं हो सकती है, कैसी चल रही है और ऐसे दिखाई दे तो हो नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। और डिमिनिश कर देता है, इसलिए ज़्यादा व्यू हमको दिखाई देता है ना, इरेक्ट ही बनाता है वो, इसलिए कॉन्वेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव में मैंने आपको बता दिया स्पेशल केस है, फोकस के आगे रखोगे तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड बना देगा, जो कि शेविंग मिरर और डेंटिस्ट हमारे यूज़ करते हैं। चलिए, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, एग्जाम्पल आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई? चलिए मेरी बारी। सवाल हमसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तो 2 बार सवाल को सुलझाना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजिशन, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। तो पहला केस अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो u जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव में क्या होता है, या कोई भी ले लो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, u हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये हमने पढ़ा है। इमेज का डिस्टेंस हमको मालूम नहीं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर देख ले, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लाइट ऐसी जाएगी और आपको पोल से ऐसे मेजर करना है, तो नेगेटिव ये होना चाहिए, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो फोकल है हमारा, फोकल लेंथ वो r/2 है, वो -15/2 सेंटीमीटर बन जाएगा।
क्लियर। अब f हमारे पास है, u हमारे पास है, v को निकाला जा सकता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f इस फॉर्मूला के मदद से। और जो f निकल करके जो v निकल करके आया है वो आया है -30 सेंटीमीटर। जैसे ही v नेगेटिव देख लिया, इमेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव, तो कैसा है, कैसा है, आंसर मत देखो, यहीं पर बताओ कैसा है। सर जी ये हमारा कॉनकेव, ठीक है, और v आया है नेगेटिव, v आया है नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में मेजर किया है, इस डायरेक्शन यानी बिफोर दी मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड होता है, राइट। तो आपका फर्स्ट केस में आंसर आया है, पोजीशन नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन मैंने बता दिया 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की बात करें तो -v/u, v की जगह -30 रखना है, u की जगह -10, साइन के साथ ही रखना है, तो -3 आया। अब m जब -3 आया तो ये क्या दर्शाता है, मैग्नीफाइड हुआ है, एक से ज़्यादा है ना, तो आपका जो इमेज है वो मैग्नीफाई हुआ है। और अगर याद नहीं आता है तो आप कह लो ना हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल। इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप है ना 5 सेंटीमीटर ले लो कि ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो u हमारा -5 हो जाएगा क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। f -7.5 है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे v के लिए तो 15 सेंटीमीटर आएगा, इस बार 15 पॉजिटिव आया है, तो इमेज वर्चुअल बना है, उस साइड में बना है, हाँ कि ना। चेक करो, कॉनकेव है हमारा मिरर, ठीक है, और जब इस साइड में हमारा बनता है वर्चुअल इमेज तो हम क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे भी इधर और इमेज भी उधर, तो ये पॉजिटिव v हम लेंगे, ठीक। इस साइड अगर बने इमेज तो ये नेगेटिव v होता है, तो पॉजिटिव v बना है तो इरेक्ट है, खड़ा है, प्लस वर्चुअल है ये। और अगर इसका m चेक करें तो 3 आया है, तो मैग्नीफाइड ये भी हुआ है। समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दी लेक्चर। मस्त लेक्चर था, सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हमने कर रखी है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।